स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। क्यों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेकबोर्ड के द्वारा जारी किया गया दोस्तों 40 ऑफिशियल एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो आपके दोस्तों 22 मार्च के हिंदी के पेपर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। और दोस्तों ये आपका जो प्रश्न है ये जेकबोर्ड का ऑफिशियल प्रश्न दोस्तों ये जेकबोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करने वाला है हिंदी है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला 22 मार्च के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हिंदी में खंड का रहेगा, ठीक है। खंड का में दोस्तों अपठित गद्यांश और काव्यांश रहेगा, जिसमें से दोस्तों गद्यांश को सबसे पहले पढ़ना और गद्यांश को पढ़ के दोस्तों कुछ प्रश्नों का उत्तर देना। तो चलिए दोस्तों हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं और इसके द्वारा पूछेगा प्रश्न का उत्तर देते हैं। और जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। कहता है दोस्तों कि घड़ी की टिक टिक हमेशा कुछ कहती है, ठीक है। क्या कहती है? उसकी निरंतर सरकती हुई सुइया ये कह रही है कि समय जा रहा है, कुछ कर लो कुछ कर लो, ठीक है। जो क्षण एक बार चला गया वह कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों 22 मार्च जो है दोस्तों ये आपके जीवन का, ठीक है, हिंदी का दोस्तों ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि आपका जो 22 मार्च मैट्रिक बोर्ड परीक्षा हिंदी का दोस्तों ये पेपर है, तो ये पेपर को दोस्तों ऐसे मत जाने दीजिएगा। इसके लिए दोस्तों कठिन मेहनत कीजिए, अच्छा तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए यही आपको समय सिखाता। और एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से पूछा जीवन में, ठीक है, ऊंचा उठने के लिए किसी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो का शक्ति या ध्यान का संग्रह करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कहा, गांधी जी ने उत्तर दिया कि यह वस्तु जीवन में उठने में और सहायक अवश्य होते हैं, लेकिन किंतु मेरे विचार से एक वस्तु का सबसे अधिक महत्व होता है और वह है समय की परख। जो समय की परख समझ गया दोस्तों वह जीवन में आगे बढ़ जाएगा। और प्रत्येक कार्य का निर्धारित समय होता है, उसने करने या करने ना, ठीक है, करने या ना करने का। यदि आपने समय को परखने की कला सीख ली तो दोस्तों तो पौने आपके किसी प्रसन्नता या सफलता की खोज में दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होगा और वह समय आकर आपका द्वार खटखटाएगी। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए था, ठीक है, समय के अनुसार काम करना चाहिए था। और यहाँ पर जीवन की यह कुंजी है, जो लोग निरंतर असफल होते हैं वह प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला करने लगते हैं, ठीक है। वस्तुतः बड़ी असफलता का कारण दुर्भाग्य नहीं होता, अपितु समय को गलत समझने की भूल होती है। यूनान के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु ने इसे भी और भी अधिक स्पष्ट करने का कहा है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपका गद्यांश है। चलिए अब इसका दोस्तों हम लोग जो प्रश्न उत्तर को देखते हैं कि क्या बोलता है, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइया हमसे क्या कहती है। अभी हम लोग पैसेज में दोस्तों गद्यांश में सबसे पहले पढ़े कि घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइया कहता है दोस्तों कि कुछ कर लो, ठीक है। अभी समय बच्चा है, कुछ कर लो। अभी दोस्तों रात भर बच्चा है, रात में कुछ कर लो, ठीक है। और ऐसा तैयारी करो कि 22 मार्च को होने वाला हिंदी का एग्जाम दोस्तों आपसे डर कापे, ठीक है। 2 नंबर, गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया? तो दोस्तों समय की परख का अधिक महत्व बताया है। और 3 नंबर का था दोस्तों कि जीवन की कुंजी क्या है? तो जीवन की कुंजी दोस्तों क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप सभी का, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीवन की कुंजी क्या है? तो यहाँ पर समय का मूल्य समझकर समय का काम करना, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर का था दोस्तों कि अधिकतर व्यक्ति जीवन के मूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं? तो उधेड़ बुन के तरह जो खो देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों एक आपका काव्यांश दिया गया, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के बाद हम लोग कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक है। काव्यांश कहता है दोस्तों, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रुकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, ठीक है। कब तक गम के आंसू पीना, मानो तो न सींचा तुझको तो बहा खूनो तक ही होगा पसीना, ठीक है। और कुछ न करेगा क्या करेगा रे मनुष्य, बस क्रांत क्रदन कुछ भी बन बस कायर मत बन, युद्ध देही कहे जब पावर, तो देह न दुआई पीठ फेर कर, और या तो जीत प्रीति के बल पर या तो तेरा पथ चूमे रास्तर का, ठीक है। चलिए ये आपका काव्यांश था। इसके द्वारा दोस्तों पूछा गया 5 नंबर का प्रश्न है कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो दोस्तों कायर बन के चुपचाप रहना ये आपका व्यर्थ जीवन है, ठीक है। चलिए 6 नंबर का था रे मनुष्य बस क्रंदन करदन का आशय क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों दुख से रोना, ठीक है, दुख से रोना मत। अभी इंतजार की घड़ी है दोस्तों आपका, ठीक है, टिकटिका रहा है, उसको समय का महत्व समझते हुए इंतजार की घड़ी को समाप्त होते समय आपको अच्छी तरह से तैयारी करना है। 7 नंबर दोस्तों कि कभी मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं? तो कभी दोस्तों मनुष्य से कहना चाहते हैं कि मनुष्य कायर मत बनकर रहना, ठीक है। और ये सबसे घोर अनर्थ होगा, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर का था कि पथ चूमे तर्कस का अर्थ है मतलब पथ में क्या काटे। चलिए अब दोस्तों ग्रामर सेक्शन दोस्तों हम लोग इंटर कर चुके हैं। जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। देखिए कहता है ग्रामर क्या कहता है
कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया कर्म उपस्थित वहां कौन सी क्रिया होगी। जहां कर्म की बात है दोस्तों तो वो आपका सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है, आंख मूंद के सकर्मक, ठीक है, ऑप्शन बी। और जहां कर्म नहीं होगा दोस्तों वो आपका अकर्मक हो जाएगा, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा। अब दोस्तों 10 नंबर कहता है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो जहां कर्म खोजिएगा वो नहीं मिलेगा तो वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे कि पहला कि गीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है, बंदर नाचता है। कैसे नाचता है, क्यों नाचता है, आपको कर्म नहीं मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बंदर नाचते यह कर्मक क्रिया का उदाहरण है। 11 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के पद का नाम बताया। मैंने संदेश भिजवाया, क्या भिजवाया, संदेश भिजवाया, तो यहाँ पर क्या है, सकर्मक है क्या कर्मक, सर सकर्मक, यहाँ पर कर्म मिलेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन होगा। तो जो सुनाती है दोस्तों ये क्रियापद है, यानी कि डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ग्रामर का दोस्तों तहलका मचाने वाला वीडियो अभी तुरंत आने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा ताकि दोस्तों एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में ना छूट पाए, ठीक है। अब 13 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है। जहां पर द्वारा दिखे दोस्तों आपको करना है क्या, कर्मवाच्य को टिक करना, आंख मूंद के दोस्तों, आंख मूंद के, ठीक है, आपको कर्मवाच्य पर टिक कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न करता है कि कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता की क्या होती है। तो कर्तृवाच्य कार्यकर्ता में दोस्तों यह वाक्यों की प्रधानता होती है। अगर कर्मवाच्य वाक्यों में कर्म की क्या होती है तो प्रधानता होती है। भाववाच्य वाक्य में भाव की क्या होती है तो प्रधानता होती है। यानी इस टाइप का 3 होता है दोस्तों, यानी कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और आपका जो है भाववाच्य, ठीक है। चलिए 15 नंबर का था दोस्तों कि गर्मियों में खूब आम खाया। तो दोस्तों जहां पर आपको खूब दिखे यानी कि ये भाव का प्रकट कर रहा है, खूब आम खाया, मुझसे चला नहीं जाता, जहां पर नहीं की बात आए तो आंख मूंद के कार्य क्या करना है, भी हो जाएगा, यानी कि भाववाचक किसका हो जाएगा, ठीक है। जहां पर नेगेटिव सेंटेंस आए या फिर यहां पर भाव पैदा कर रहा है तो उसको हम लोग भाववाचक कहते हैं, ठीक है। चलिए खूब आम खाया, मैंने बहुत ज्यादा सोया, इस प्रकार का जो आपका सेंटेंस ये भाववाचक का होगा, ठीक है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ठीक है। चलिए और यहाँ पर 16 नंबर का यथाशक्ति कौन सा समास है दोस्तों, यथाशक्ति दोस्तों यहाँ पर अब ये भाव समास है। यथाशक्ति बोले, आजीवन बोले या प्रतिदिन बोले, ये तीनों का तीनों अब ये भाव समास से। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को दोस्तों समास कहते हैं। और जलज का अनेकार्थिक नहीं है, तो जलज का अनेकार्थिक शब्द कौन नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मच्छर, यहाँ पर कमल, मोती, मछली जलज का अनेकार्थिक शब्द है, लेकिन बादल नहीं, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन का राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। 19 नंबर का दोस्तों कि समुच्चय बोधक अव्यय के 2 प्रमुख भेद कौन से हैं, तो 2 यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय के 2 प्रमुख भेद है दोस्तों, समानिधिकरण और व्यक्तिकरण, ठीक है, वेदिकरण, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकता, रिक्त स्थानों में उचित अव्यय को भरिए। तो क्या विद्यार्थी अध्ययन के बिना, क्या निकट के बिना, क्या कब और क्या, तो सर विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकता, जब तक उसके पास अध्ययन नहीं रहेगा तो वो सफल नहीं होगा, ठीक है। 21 नंबर का दोस्तों मिश्र वाक्य में एक प्रधान आप वाक्य होता तो शेष कौन सा वाक्य होगा, तो शेष दोस्तों आपका आश्रित वाक्य होगा, ठीक है। और जो लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपका जो है सामाजिक यहाँ पर आप सभी का जो है क्या व्याकरण का, ठीक है, व्याकरण के संबंध में दोस्तों सभी प्रश्न आपको बताने वाला हूँ, जो भी ट्रिक के साथ दोस्तों एक बार समझ लीजिएगा, दोबारा समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा और जीवन भर आपको ये काम आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब दोस्तों खंड का गद्यांश दिया गया है, कहता है कि मांझले यहाँ पर बाल गोविंद भगत मांझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, ठीक है, यहाँ पर 60 के ऊपर की थी, यानी कि उसका जो वर्ष है यानी कि साल ये 60 ऊपर हो गया था, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी था, ठीक है, जटा था, जुटे तो नहीं थी लेकिन किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता था। कोई किसका, बाल गोविंद भगत का। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमरे में दोस्तों कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों जी जैसे कनपट्टी टोपी, जब जारा आता तो एक काले कमले ऊपर से ओढ़ लेते थे, ठीक है, और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनदी चंदन जो नाक के छोरों से और तो ठीक है के पीछे की ओर क्या शुरू होते और गले में तुलसी के जड़ों और एक बैर के माला जो बांध लेते थे, ठीक है। चलिए तो कहता 22 नंबर के बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, हम लोग पढ़े बाल गोविंद भगत का जो कद ये मांझले था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला पहनते थे, तो बाल गोविंद भगत दोस्तों गले में दोस्तों तुलसी की माला पहनते थे, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों एक और गद्यांश है
ये जो प्रश्न दोस्तों, ये 40 जो आपका प्रश्न दिख रहा है, ये जेक बोर्ड का ऑफिशियल प्रश्न दोस्तों। यहाँ से 100% अधिक से अधिक प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, और जिस प्रकार का पैटर्न है सेम इसी प्रकार का पैटर्न भी है। ठीक है, कहता है दोस्तों अमरीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता है तो ऐसा कहीं नहीं लगा कभी। यहाँ पर क्या बोलता है कि कभी फिर भी यह जरूर है कि सनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए क्या उपयोगी है। चलिए, इसका जो प्रश्न पूछता है दोस्तों 24 नंबर कि अमरीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ। अमरीरुद्दीन का जन्म दोस्तों ये डुमराव में हुआ था। ठीक है, डुमराव में हुआ था। ठीक है, अमरीरुद्दीन किसे कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे कमेंट करना है। अमरीरुद्दीन किसका नाम है, नीचे कमेंट करना। ठीक है, चलिए, 25 नंबर का प्रश्न कहता है कि कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है, तो शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका काव्यांश दिया गया। काव्यांश को पढ़ के निम्न प्रश्नों का उत्तर देना। कहता काव्यांश की प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर सही यहाँ पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तुम्हारी याद अंतुरित मुस्कान धन तुम महावीर तुम्हारी धन चीर प्रवास में इतर में आन अतिथि से प्रिया तुम्हारा क्या रहा संपर्क उंगुलियां माँ की करती रही मधुपर्क। और यह प्रश्न कहता 26 नंबर कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, तो इसका जो कवि है दोस्तों ये नागार्जुन हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट दोस्तों 27 नंबर का है कि दंतुरित का क्या अर्थ होता है, तो दंतुरित का जो मतलब है दोस्तों ये नए नए दांत होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, एक छोटा सा काव्यांश दिया गया है, वाल्को बोधि बधो नहीं तही। तो छोटा सा गद्यांश दोस्तों इसी से 2 प्रश्न बना दिया। ठीक है, कहता है कि उपरोक्त तो काव्य की जो पंक्ति के रचयिता कवि का नाम क्या है, तो ये दोस्तों तुलसीदास है। और यहाँ पर 29 नंबर का जो प्रश्न कहता है, ठीक है, कि उपरोक्त यहाँ पर उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर दोस्तों अनुप्रास अलंकार है। चलिए, अब खंड खा दोस्तों पाठ्य पुस्तक आपका घाट या पाठ्य पुस्तक है। इसमें अब दोस्तों एक प्रश्न रहेगा, 4 गो विकल्प रहेगा। अब ना ही किस प्रकार का गद्यांश, ना ही किसी प्रकार का पद्यांश। ठीक है, चलिए, अब 30 नंबर का प्रश्न कहता है कि कृष्ण का संदेश सुनकर जो गोपियों की स्थिति कैसी होगी, तो जिस तरह से बिरहा की आग जगी है उसी तरह से। ठीक है, चलिए, अब 31 नंबर कहता है दोस्तों उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करता है, तो उत्साह कविता दोस्तों ललित कल्पना क्रांति चेतना नव निर्माण में नव संचार की ओर कल्पना करता है। ठीक है, अब 32 नंबर पर कहता प्रश्न दोस्तों कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी, तो मुख्य गायक की जो आवाज है दोस्तों ये चट्टानों जैसी भारी आवाज थी। ठीक है, चलिए, 33 नंबर का प्रश्न कहता है कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है, तो धुंधला प्रकाश दोस्तों ये अस्पष्ट सुख के प्रतीक है। ठीक है, 34 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है, तो मृग तृष्णा का जो अर्थ है दोस्तों ये छलावा होता है। ठीक है, छलावा। अब 35 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसके लिए प्रयोग किया, किसने किसके लिए प्रयोग किया है, तो ये दोस्तों लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए प्रयोग किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था, तो मूर्तिकार ने अंत में दोस्तों मूर्ति के लिए दोस्तों क्या सुझाव दिया, तो यहाँ पर जिंदा नाक लगा दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 37 नंबर का प्रश्न कहता है कि साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी है, तो ये दोस्तों नेपाल से सीखा गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और कैप्टन कौन था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैप्टन कौन था दोस्तों आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसका जवाब सभी नीचे कमेंट में देना। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और जो है बहुत हल्का प्रश्न है, तो कैप्टन कौन था नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब 39 नंबर का दोस्तों के लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया, तो लेखक ने दोस्तों खीरा खाने से इसलिए इनकार किया क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए, 40 नंबर दोस्तों आज का ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। जो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहा था कि फादर कामिल बुल के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे, तो फादर कामिल बुल के दोस्तों हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो ये रहा दोस्तों 40 इंपॉर्टेंट यानी कि जेक बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों हम लोग इस तरह वीडियो में।